Assalamu alaikum everyone. So I am back with another video of the series of bioenergetics. अभी तक की वीडियोस में हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में। अच्छा, अब इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि हमने किसी भी सेल को जो है ना, या जो भी हमने डाइट ली हुई है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट कर लिया हुआ है हमने अभी तक पायरुवेट के अंदर। ठीक है, बाय ग्लाइकोलिसिस हमने उसको पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमने इस पायरुवेट से बनाना है एसिटाइल को ए। ठीक है, एसिटाइल को ए हम इससे बनाएंगे। देन ये एसिटाइल को ए ये एसिटाइल को ए क्या करेगा, ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट कर देगा एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के थ्रू। ये ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट करके डिफरेंट रिएक्शंस कराएगा क्रेब्स साइकिल के, और उसमें से हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। सो अभी इस वीडियो का मेन गोल है कि हमने इस पायरुवेट से एसिटाइल को ए जो है ना, उसकी सिंथेसिस करनी है। अच्छा, अब इसमें ये जो एसिटाइल को ए की सिंथेसिस होती है ना, पायरुवेट से कन्वर्जन करनी है अगर हमने एसिटाइल को ए यानी कि एसिटाइल को एंजाइम में, तो इस दौरान क्या हो रहा होता है, इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल रहा है। सेकेंडली इसके अंदर को एंजाइम ए जो है वो हमारे पास ऐड हो रहा है, और इसके अलावा NaDH2 इसमें से निकल रहा है। ठीक है, NaDH2 निकल रहा है। हम इसको NAD दे रहे होते हैं, इस रिएक्शन में हम NAD देते हैं, और एज अ रिजल्ट NaDH2 जो है ना वो इसमें से रिमूव हो जाता है। इस सारा जो ये रिएक्शन कैरी आउट होता है, इसमें हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, और आज की वीडियो में हम इसी की मेन इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स क्या है और ये किस तरह इस रिएक्शन को कैरी आउट कर रहा होता है। अच्छा, अब ये वाले जो रिएक्शंस है ना, ये हमारे पास ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। हमने जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी जिसमें हमने ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन की थी, ये हमारे पास साइटोसोल में होता है। और अब जो इसके बाद पायरुवेट से एसिटाइल को ए में जो रिएक्शन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। अब ये पायरुवेट जो है उसने मूव करना है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के बारे में। ये एंजाइम जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिल के बना हुआ है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। लेट सपोज उसके 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, E1, E2 एंड देन E3। अब इन तीनों का अपना अपना नाम है। E1 इज़, मैं इनके इनिशियल्स लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से हैं, बट ये पूरा एंजाइम है। E1 जो है ना वो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का जो E1 पार्ट है वो क्या है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। देन जो इसका E2 पार्ट है ये है हमारे पास डिहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, डी हाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइल। इसके बाद जो E3 वाला पार्ट है वो है हमारे पास डी हाइड्रो लिपोइल डीहाइड्रोजनेज। ओके, डी हाइड्रो लिपोइल डीहाइड्रोजनेज। रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, देन डी हाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, देन डी हाइड्रो लिपोइल डी हाइड्रोजनेज। ये 3 हमारे पास एंजाइम हो गए। अब जो है ना, इन तीनों एंजाइम्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। जो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है यानी कि E1 जो है, इसका जो सब यूनिट जिसको हम कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, वो है TPP, जिसको हम थायमीन पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं। मैं आपको किसी डिफरेंट कलर से लिख के दिखाती हूँ। इसका पार्ट है TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। जो E2 पार्ट है इसका, इसमें इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक है हमारे पास लिपोइक एसिड और दूसरा है हमारे पास कोएंजाइम ए। और जो हमारे पास E3 है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास है FAD और एक है हमारे पास NAD। अब इसको याद करने का तरीका है, तुम्हारे लिए कोई फ़र्ज़ नहीं। ठीक है, तुम्हारे
लिए कोई फ़र्ज़ नहीं। इस तरह जो है हम इसके सब यूनिट्स को याद कर सकते हैं। ये था एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा हुआ है क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी अंदर नेचर है। उसके 3 पार्ट्स हैं और उन तीनों पार्ट्स के आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इनको याद करने का तरीका ये है कि आपने ये याद रखना है, पायरुवेट जो हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, इसके 3 पार्ट्स हैं और उन तीनों के ये सब यूनिट है और इनको याद रखने के लिए तुम्हारे लिए कोई फ़र्ज़ नहीं। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास हो कैसे रहा है। अच्छा, ये रिएक्शन ऐसे होता है कि आ गया हमारे पास पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में से। अब इस पायरुवेट ने कन्वर्ट होना होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। पहले वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल में। जब ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल के अंदर, ठीक है, तो इसमें से क्या चीज़ रिमूव हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। और हमारे पास इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो E1 है, यानी कि पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। तो E1 जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये एसिटाइल बन जाता है ना, E1 का कंपोनेंट क्या था? E1 का कंपोनेंट होता है ये थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो इसका मतलब है कि पायरुवेट से जब ये कन्वर्ट हुआ तो इसका ये वाला कंपोनेंट एंजाइम का इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है कि ये वाला जो एसिटाइल है ये तो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये एसिटाइल आगे मूव किया, लेकिन इसका ये TPP वाला पार्ट है ना, ये वापस से इस रिएक्शन में से निकल जाते हैं। ठीक है, TPP दोबारा से इस एंजाइम के पास वापस आ जाते हैं। ये बात आप लोगों को समझ आइए कि एंजाइम्स कभी भी रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ स्पीड अप करते हैं और वो वापस रिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पायरुवेट एसिटाइल में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, E1 का हमने TPP वाला पार्ट यूज़ किया और TPP जाते हुए वापस दे दिया और एसिटाइल आगे मूव कर गया। ये पहला रिएक्शन हो गया बाय यूजिंग E1। अब हम दूसरा इसका पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं इस रिएक्शन का बाय यूजिंग E2। अब वो कैसे होता है कि हमारे पास प्रेजेंट होता है E2 का क्या क्या पार्ट्स हैं? लिपोइक एसिड है और कोएंजाइम ए है। अब ये लिपोइक एसिड कैसे प्रेजेंट है? ये इस तरह की फॉर्म में होता है SSL। ठीक है, ये इस तरह की फॉर्म में ये लिपोइक एसिड प्रेजेंट है, सल्फर अटैच्ड होते हैं। अब ये लिपोइक एसिड वाला पार्ट इस एसिटाइल के साथ अटैच हो जाएगा सेकेंड रिएक्शन में, और ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है? SLSH। ठीक है, SLS की फॉर्म में ये ऐड हुआ था और SLSH बना देता है एसिटाइल के साथ मिलके। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास अब SLSH जो है ये इसमें से वापस रिट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसके अंदर कोएंजाइम ए जो है ना वो ऐड किया जाएगा। कोएंजाइम ए ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा? SLSH वाला पार्ट तो हमने रिमूव कर लिया, एसिटाइल के अंदर अब हमने को ए ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एसिटाइल को ए। और इस दौरान जो हमारे पास यूज़ हुआ एंजाइम वो क्या था? वो E2 था, यानी कि डीहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। E2 हमने यूज़ किया। E2 के दो कंपोनेंट्स हैं, एक लिपोइक एसिड होता है और एक कोएंजाइम ए होता है। लिपोइक एसिड हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला पार्ट लिपोइक एसिड था और यहाँ पे हमने कोएंजाइम ए यूज़ किया, तो ये पूरा E2 वाला पार्ट हमने यूज़ कर लिया। अब आप देख सकते हैं हमने पायरुवेट से एसिटाइल को ए तो बना लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने NaDH2 भी तो बनाना है। अब वो कैसे बनता है? यहाँ से SLS रिएक्शन में ऐड हुआ था, लेकिन निकला क्या है? SLSH। एक H जो है ना वो एक्स्ट्रा निकला है। अब ये SLS वाला पार्ट तो दोबारा एंजाइम के पास वापस चला जाएगा, लेकिन ये जो H है एक एक्स्ट्रा इसके अंदर, ये H यहाँ से FAD आता है। ठीक है, यहाँ से FAD आता है और वो इस H वाले पार्ट को अपने साथ ऐड कर लेता है, तो वो FADH2 बना देता है। ठीक है, FAD प्लस से FADH2 बना लेता है, लेकिन हमें तो FAD नहीं चाहिए, हमें तो NaDH2 चाहिए। तो अब इस पार्ट में क्या होता है कि ये वाला जो FAD है ये वापस FADH2 का FAD वापस चला जाता है और अपना हाइड्रोजन जाते हुए किसको दे जाता है? NAD को दे जाता है, जो कि NAD कन्वर्ट हो जाता है NaDH2 के अंदर। तो इस रिएक्शन को अब हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं। पायरुवेट हमने दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल आई हमारे पास,
हमारे पास NADH2 भी निकल आया, हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए भी निकल आया, और हमने तीनों एंजाइम्स यूज़ कर लिए हैं। हमने E1 यूज़ किया है, उसका TPP वाला पार्ट, E2 में हमने SLS यानी लिपोइक एसिड वाला पार्ट भी यूज़ कर लिया, कोएंजाइम ए वाला पार्ट भी यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हमने E3 को भी यूज़ कर लिया क्योंकि हमने FAD को यूज़ किया है और NAD को यूज़ किया है। इस तरह हमारे पास ये लिंक रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, वो मैं आपको इसी के साथ ही बता देती हूँ ताकि आपको अलग से वीडियो ना देखनी पड़े। वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखें जो E1 है ना, E1 वेट, मुझे क्लिनिकल किसी और पेन से ड्रॉ करना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, जो E1 वाला पार्ट है उसके अंदर मैंने बताया था कि उसका कंपोनेंट है TPP। TPP क्या बताया मैंने? थायामीन पायरोफॉस्फेट। अब इसका जो ये थायामीन वाला पार्ट है ना, ये थायामीन एक क्या है, वाइटामिन है हमारे पास। अगर थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाए, थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाए या नायासिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा कि हमारा जो ये एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्मल काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट डिफेक्टिव है, एक पार्ट ही नहीं है। थायामीन की डेफिशिएंसी है बॉडी में। तो जब थायामीन के ना होने की वजह से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स अपना काम नहीं करेगा प्रॉपरली, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो पायरुवेट हमारे पास आया हुआ है ग्लाइकोलिसिस में से, अब क्योंकि उसका एंजाइम ही नहीं है तो वो आगे प्रोसेस इस रिएक्शन को नहीं कर पाएगा, तो वो पायरुवेट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। और ये ब्रेन को जाके अफेक्ट करता है, और वहाँ पे जो है ना ब्रेन के इफेक्ट होने की वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं कॉन्जेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस। और ये क्यों हुआ? थायमीन की डेफिशिएंसी हुई, एंजाइम की वर्किंग स्टॉप हो गई, ये रिएक्शन नहीं हुआ, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, ब्रेन में हमारे पास जाके वो एक्यूमुलेट हुआ और डेथ हो गई। इसके अंदर हमारे पास जो सिम्टम्स हैं इनको हम कहते हैं वर्निक कर्सकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्निक कर्सकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, ये एक इसकी हमारे पास क्लिनिकल है। सेकेंडली इसका क्लिनिकल होता है ले सिंड्रोम। ले सिंड्रोम में भी यही होता है। ले सिंड्रोम इसका मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ले सिंड्रोम एक इसका क्लिनिकल है। और ले सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास इसी तरह पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो ख़राब हो जाती है, जिसको हम इंसेफेलोमायोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रॉपर्ली नहीं बना सकते, एनर्जी नहीं मिलती, और ब्रेन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और एज अ रिजल्ट डेथ भी हो सकती है। अच्छा, अब इसकी अगर थोड़ी बहुत मैं आपको रेगुलेशन बता दूं, तो रेगुलेशन इसकी इस तरह होती है इस एंजाइम की। क्या एंजाइम था हमारे पास? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है, इसकी रेगुलेशन इस तरह होती है कि इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक इसका काइनेज पार्ट है और एक इसका फॉस्फेट पार्ट है। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी एक ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं उनके भी बताए थे, वो बाई फंक्शनल होते हैं, काइनेज और फॉस्फेट पार्ट होते हैं, इसी तरह इसके भी दो पार्ट्स हैं। लेकिन वहाँ पे काइनेज के एक्टिव होने से रिएक्शन कैरी आउट होता था, यहाँ पे काइनेज के एक्टिव होने से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। वो कैसे? अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है, एनर्जी हमारे पास हाई है, एसिटाइल को एंजाइम ए ज़्यादा बना हुआ है, हमें और एंजाइम नहीं चाहिए, या फिर NADH हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, हमें और चाहिए ही नहीं। जब ये कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, इसका जो काइनेज वाला पार्ट है ये एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव हो जाएगा तो ये जाके एंजाइम का जो E1 है, E1 को जाके ये फॉस्फोराइलेट कर देगा, और जब E1 फॉस्फोराइलेट होगा तो E1 इनएक्टिव हो जाता है। कुछ एंजाइम फॉस्फोराइलेशंस एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। तो E1 जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन, और वो क्या करता है, रिएक्शन स्टॉप कर देता है। अब हमने क्या देखा, काइनेज के एक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन स्टॉप हो गया। हालांकि ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था काइनेज के एक्टिव होने से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेज फॉस्फोराइलेशन कराता है E1 की और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब ऑपोजिट कंडीशन देखें, अगर आप फास्टिंग स्टेज पे, ATP बिल्कुल बॉडी में नहीं है, ठीक है, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, और कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है और पायरुवेट ज़्यादा है। पायरुवेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पायरुवेट को ए के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हुआ हुआ। अगर वो एसिटाइल को ए में कन्वर्टेड है फिर तो इट मीन्स एनर्जी मिलेगी, लेकिन अब पायरुवेट ज़्यादा पड़ा हुआ है क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा आगे। तो क्या होता है कि ये इस एंजाइम का
फॉस्फेट पार्ट एक्टिव कर देता है, ठीक है। यहाँ काइनेज पार्ट एक्टिव हुआ था, यहाँ क्या है, फॉस्फेट पार्ट एक्टिव होगा। ये जाके क्या करता है, ये E1 को डी फॉस्फोराइलेज करता है। जब E1 डी फॉस्फोराइलेज होता है तो E1 एक्टिव हो जाता है और ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करने लग जाता है। सो ये थी कुछ रेगुलेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लिंक रिएक्शन। हमने इसमें रिएक्शन पढ़ा, उसकी एंजाइम को स्टडी किया, मैकेनिज्म डिस्कस किया, क्लिनिकल्स डिस्कस किया और उसकी रेगुलेशन डिस्कस की। हमने बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया। अब इससे थोड़ा सा लिंक करूँगी मैं क्रेब साइकिल को नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।